नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं जीवन के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसका ज्योतिषीय पहलू पे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या कारण होता है इन सब चीज़ों का। आज के भौतिकवादी युग में जिस तरह से आपाधापी और प्रतिस्पर्धा का जीवन है और जिस तरह से सारी महत्वाकांक्षाएं और भौतिकवादिता का जीवन है, इसमें अधिकांश लोग स्ट्रेस में तो रहते ही रहते हैं। बहुत से लोग एंजाइटी में रहते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी बिंदु पे हम आज बात करते हैं इसके ज्योतिषीय पहलू पर। किसी भी व्यक्ति का स्ट्रेस में होना, एंजाइटी में होना या फिर डिप्रेशन में होना, ये सब उसका सहन शक्ति, उसका आत्मबल पे डिपेंड करता है। यदि व्यक्ति बहुत अच्छा आत्मविश्वास वाला है तो उसे कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं घेर सकता है। शायद स्ट्रेस महसूस हो भी सकता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वो भी बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस जब भी वीक होगा तो स्ट्रेस भी हावी होगा और बहुत वीक होगा, एंजाइटी भी होगा। अगर वो कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव, लो कॉन्फिडेंस वाला होगा तो फिर डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ज्योतिष में आता है पंचमी से, पंचम भाव से। किसी भी कुंडली का जो पांचवा घर होता है, कालपुरुष के हिसाब से लग्न से अगर हम पांचवा घर का जो मालिक होता है वही आपके बुद्धि विवेक का मालिक होता है, वही संतान का भी कारक होता है, वही बुद्धि विवेक का मालिक होता है। और उसका स्वामी यदि आपकी जन्म पत्री में मजबूत स्थिति में पाया जा रहा है और सारे डिविजनल चार्ट में भी उसकी स्थिति मजबूत है तो निसंदेह वो आदमी कॉन्फिडेंट कहा जाएगा। और यदि वो कमज़ोर है तो निसंदेह उसका आत्मबल भी कमज़ोर होगा। पंचमेश की मजबूत होने की स्थिति, क्योंकि पंचमेश किसी भी कुंडली में कारक होता है, उस कुंडली का एक डिफेंसिव प्लैनेट होता है। और पंचमेश की जो भी मजबूत स्थिति तय होती है वह किसी फेवरेबल मित्र राशि के, मित्र ग्रह की राशि में हो। दूसरा स्थिति तय होती है कि वह किसी ऐसे नक्षत्र में हो जो उसके लिए अनुकूल हो, जो मित्र ग्रह का स्वामित्व वाला नक्षत्र हो, और उसके आगे के भी जो नक्षत्र पढ़ने वाले हों, उसके क्रम में भी जो आगे के नक्षत्र पढ़ने वाले हों उसके एंगल से, वो भी मित्र स्वामी के नक्षत्र हों, तो उसकी जो ताकत होती है वो लंबे समय तक मजबूत होती है और ऐसे व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो। दूसरी स्थिति होती है कि वो जहाँ भी बैठा हो, जिस भी राशि में बैठा हो, लेकिन वो भाव कौन सा हो, तो भाव भी अच्छा होना चाहिए। केंद्र में हो, मूल त्रिकोण, लग्न के मूल त्रिकोण में हो, केंद्र में हो तो बहुत अच्छा होता है। यदि यही पंचमेश अष्टम में बैठा हो, द्वादश में बैठा हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि पंचमेश के साथ साथ और कौन कौन से ग्रह आपको एंजाइटी या स्ट्रेस दे सकते हैं। यदि पंचमेश मजबूत भी है और 12वें घर में और अष्टम भाव में आपके खराब ग्रह, अकारक ग्रह, अनफेवरेबल ग्रह भी डोमिनेटिंग पोजीशन में मजबूत पाए जा रहे हैं तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। यदि किसी भी जन्म पत्री में चंद्रमा द्वादश भाव में मजबूत हो और चंद्रमा के साथ साथ, अब चंद्रमा यहाँ तय ये करना है, अगर कफस मतलब एक अल्कलाइन बेस शनि प्रधान कुंडली हो, वहाँ पे अगर चंद्रमा द्वादश भाव में
बृहस्पति के साथ या बृहस्पति के साथ संबंध बनाता हुआ, बृहस्पति का सानिध्य पाता हुआ मजबूत होता है तो भी मानसिक एंजाइटी का कारण बनता है, या अष्टम भाव में ये कॉम्बिनेशन बना तो भी। और यदि बृहस्पति प्रधान कुंडली हो, मंगल प्रधान कुंडली हो, तो शुक्र के साथ अगर चंद्रमा का रिलेशन बनते हुए अष्टम या द्वादश में इस तरह की स्थिति बनती है तो भी व्यग्रता और बेचैनी के कारण बनते हैं। ये बातें तो मैंने बता तो दी, लेकिन यह बातें जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही सर से ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन जो ज्योतिष जानते हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे काफ़ी हद तक। तो हम बात करते हैं जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उन्हें कैसे समझाया जाए। देखिए, जो भी लेमैन हैं उन्हें इस बात को ध्यान देना है सिंपल शब्दों में कि जो चक्र के 12 खाने होते हैं, उस 12 खाना का जो पहला ऊपरी खाना होता है वो पहला खाना 1 नंबर होता है। वहाँ से 5वां नंबर का जो खाना होता है, मैं इसमें यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा हूँ कि जो पहला 5वां नंबर का खाना होता है वही पंचमेश बोलते हैं। उसका जो स्वामी होता है पंचमेश होता है। जैसे कि 5वें घर में अगर 1 नंबर की राशि हो तो उसका स्वामी मंगल, 1 नंबर पड़ा हो तो उसका स्वामी मंगल हो गया, 2 पड़ा हो तो शुक्र हो गया, 3 पड़ा हो तो बुध हो गया, 4 पड़ा हो चंद्रमा हो गया, 5 पड़ा हो गया सूर्य हो गया, 6 पड़ा हो बुध हो गया, अगर 7 पड़ा हो तो शुक्र हो गया, 8 पड़ा हुआ हो तो मंगल हो गया, और 9 नंबर की राशि पड़ी तो बृहस्पति हो गया, 10 नंबर की राशि शनि हो गया, 11 नंबर की राशि अगेन शनि हो गया, और 12 नंबर की राशि पड़ी हो तो बृहस्पति हो गए। इस तरह से अगर 5वां जो घर है यहाँ पर जो भी राशि पड़ी होगी उस राशि से आप जान सकते हैं कि आपका पंचमेश क्या है। यानी यदि आप पंचमेश जान गए तो आप अपने दिमाग का मालिक जान गए। अब इसकी स्थिति कैसे मजबूत है या कमज़ोर है, तो जो भी ग्रह है, अगर सूर्य पंचम भाव का मालिक बनता है तो सूर्य एक अग्नि प्रधान अग्नि ग्रह है, तो निश्चित तौर पे ये किसी जली राशि में, किसी ठंडी राशि में बहुत मजबूत तो नहीं होगा। तो आपको ये जानने के लिए ये भी जानना होगा कौन सी राशि जली है, कौन सी राशि अग्नि है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आग्नेय राशि जो होते हैं वो 1, 5, 9 ये आग्नेय राशि होती है। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि राशि होती है, जिनको 1, 5, 9 से जाना जाता है। पृथ्वी तत्व की भी राशि होती है 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तीसरा वायु तत्व की राशि होती है 3, 7, 11 और फिर जल तत्व की राशि होती है 4, 8, 12। अब सूर्य यदि पंचम भाव का मालिक है तो निश्चित तौर पर जल तत्व की राशि में कमज़ोर होगा। दूसरा, अगर वो पृथ्वी तत्व की राशि में है तो कमज़ोर होगा, फिर भी कमज़ोर होगा। वायु तत्व की राशि में भी कमज़ोर होगा, तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सूर्य होगा वो जल तत्व की राशि में। थोड़ा कम कमज़ोर होगा पर कमज़ोर तो होगा वायु तत्व की राशि में। उससे कम कमज़ोर होगा वो होगा पृथ्वी तत्व की राशि में, और अग्नि तत्व की राशि में तो मजबूत ही होगा। तो अगर पंचमें सूर्य है तो ऐसे हम जान सकते हैं कि इस राशि में मजबूत बैठा हुआ है। ठीक उसी तरीके से हम इसको और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे जो बहुत ही मतलब एस्ट्रोलॉजी में नहीं जानते वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इस हद तक तो समझ जाएंगे राशि के आधार पर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम पंचमेश की स्थिति जब जान गए हैं तो उसी तरह से हम चंद्रमा की स्थिति को भी जान सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि अगर चंद्रमा और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन किसी वायु तत्व के स्वामित्व वाले कुंडली में या शनि प्रधान, शुक्र प्रधान, बुध प्रधान वाली कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा का मजबूत कॉम्बिनेशन अष्टम में, द्वादश में बन रहा हो तो एंजाइटी का। अब शनि प्रधान होता क्या है, शुक्र प्रधान होता क्या है, उसके लिए आपको एक चक्र में जो पहला नंबर है
वो देखना होगा वहाँ कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। 1 नंबर पड़ा है तो मंगल प्रधान कुंडली हो गई, 2 नंबर पड़ा हुआ है तो शुक्र प्रधान कुंडली हो गई, 3 नंबर पड़ा हुआ तो बुध प्रधान कुंडली हो गई, 4 नंबर तो चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति ही मैच करता है तो बृहस्पति मंगल, ये भी बृहस्पति मंगल की प्रधानता वाली कुंडली हो गई। 5 नंबर भी बृहस्पति सूर्य प्रधान कुंडली हो गई और 6 नंबर जो है वो बुध प्रधान वाली कुंडली हो गई, 7 नंबर शुक्र प्रधान वाली कुंडली हो गई शनि, और 8 नंबर जो है मंगल प्रधान वाली कुंडली हो गई, और 9 नंबर बृहस्पति प्रधान वाली कुंडली हो गई, और 10 नंबर शनि प्रधान, 11 नंबर शनि प्रधान, और 12 नंबर बृहस्पति चंद्रमा मंगल, यही प्रधान कुंडली हो गई। तो इस आधार पर आप प्रधानता यानी आधार जान सकते हैं कुंडली का कि किस आधार की कुंडली है। उसके आधार पे आप तय कर सकते हैं कि बृहस्पति यहाँ पे खराब है। अगर शुक्र बुध या शनि प्रधान वाला चक्र बनता है तो निस्संदेह बृहस्पति का 12 में पाया जाना, चंद्रमा का 12 में पाया जाना या 8 में पाया जाना, इन दोनों का, या दोनों में से एक 12 में एक 8 में पाया जा रहा हो, या दोनों एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं और दोनों में से कोई भी एक ग्रह 8वें या 12 में पा रहा है, तो यहाँ पर एंजाइटी भी दे सकता है, डिप्रेशन भी दे सकता है। डिप्रेशन तभी देगा जब पंचमेश भी कमज़ोर हो गया हो, पंचमेश भी इनकी गिरफ्त में आ गया हो, इन्हीं के ये मजबूत हो गए और इनके आगे कमज़ोर हो गया हो। जैसे मान लीजिए कि 6 नंबर की बुध प्रधान कुंडली है और 12वें घर में बृहस्पति और चंद्रमा बैठ गए हैं और पंचमें शनि नामक ग्रह भी वहीं बैठ गया 12वें घर में इनके साथ में, तो यहाँ पर सीवियर डिप्रेशन की संभावनाएं बन जाती है। यहाँ पहले एंजाइटी होगा, फियर साइकोसिस होगा और शायद यहाँ पर ओसीडी भी, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर भी होगा। ये सब होने के चांसेस हैं क्योंकि ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, पुरानी बातों को बार बार रिपीट करते हैं, कभी कभी इल्यूजन्स होते हैं, कभी कभी ये सिजोफ्रेनिक लेवल पे जाते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर हम नवमांस चक्र में भी पाते हैं तो ये निश्चित तौर पे एक सीवियर डिप्रेशन की तरफ जाता है। यही कॉम्बिनेशन वही कन्या लगन में अगर अष्टम भाव में भी पाया जा रहा है, 1 नंबर में भी सेम कॉम्बिनेशन, तो भी एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए। अब बात करते हैं इसी तरीके से अगर मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है यानी 5 नंबर की कुंडली है और 12वें घर में शुक्र और चंद्रमा अपनी राशि में हो, वहाँ शुक्र बैठ गया, तो भी सीवियर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस तो देगा ही। लेकिन स्ट्रेस जो होगा ये साइकोसोमेटिक स्ट्रेस होगा। साइकोसोमेटिक स्ट्रेस सीधे हेल्थ पे असर देता है, लेकिन साइकोसोमेटिक स्ट्रेस के साथ साथ पल्पिटेशन आता है, बीपी लो होना आता है। और अगर पंचमेश बृहस्पति नामक ग्रह भी जाकर के वहीं बैठ गया कर्क राशि में, लोग कहते हैं उच्च का, लेकिन बृहस्पति एक आग्नेय ग्रह है ना, वो जली राशि में उच्च का होकर भी मजबूत नहीं माना जाता है इन केस वो वक्री ना हो तो। अब ये एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दे कि बृहस्पति को फिर उच्च का क्यों बोला जाता है। बहुत पहले जब पृथ्वी की स्टार्टिंग के समय रहे होंगे तो उस समय की अगर बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आज की अपेक्षा पृथ्वी पे तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तब नो डाउट उस समय सूखा पड़ने पे पृथ्वी फट जाया करती थी। उस समय अगर बृहस्पति जब कभी कोई सिंह राशि में आ जाता था, कन्या राशि में आता तो आक्रामकता ले लेता था। उस समय तो पूरा का पूरा इतना भयंकर इन्फेक्शन, वायरल डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता था। बहुत सारा जो होता था मतलब आपात स्थिति आ जाया करती थी। बृहस्पति की बहुत ज़्यादा आक्रामक स्थिति को संतुलित स्थिति माना गया कर्क राशि में, यानी जली राशि में बृहस्पति सौम्य हो जाता है क्योंकि बृहस्पति के अंदर उद्वेग बहुत ज़्यादा, बृहस्पति के अंदर आक्रामकता बहुत ज़्यादा होती है। तो बृहस्पति वहाँ आके सौम्य माना गया, इसलिए उसको उच्च राशि प्रदान, वहाँ पर जो उसका स्वभाव है वो उच्चतम को हो जाता है। क्योंकि बृहस्पति की जो आइडेंटिटी होती है वो एक आचार्य की आइडेंटिटी होती है, एक सौम्यता की, तो वहाँ पर एक सौम्यता मिलता है, इसलिए उसको उच्च का माना। लेकिन
जब कारकत्व की बात आती है, मजबूती की बात आती है, तो बृहस्पति यहाँ कमज़ोर होता है। तो हम बात कर रहे थे सिंह लगन में अगर हम द्वादश भाव में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति पाई जाए और ऐसी स्थिति में बृहस्पति वहाँ पहुँच जाए तो ये भी भयंकर एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट बनते हैं। तो यहाँ ये अगर यही चीज़ अष्टम भाव में कॉम्बिनेशन बनता है तो भी बनते हैं। ठीक इसी तरीके से हम सारे राशियों को देख सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर की लग्न में कुंडली हो और वहाँ 12वें घर में जा कर के बैठ जा रहा है। 1 नंबर चूँकि मंगल प्रधान हो गया तो 12वें घर में अगर शुक्र बैठ गया, उच्चस्थ शुक्र बैठ गया वहाँ पर, और वहाँ पे चंद्रमा भी बैठ गया, चंद्रमा भी काफ़ी मजबूत हो जाता है। अब चंद्रमा और शुक्र दोनों भी वहाँ बैठ गए हैं। ऐसे में सूर्य नामक ग्रह अगर अष्टम भाव में पाया जाए तो भयंकर डिप्रेशन का कारण बन जाता है, क्योंकि जली राशि में सूर्य बहुत निर्बल हो जाता है और यहाँ पर डिप्रेशन के केसेस बनने लगते हैं। डिप्रेशन कौन सा? इम्पल्सिव डिसऑर्डर का डिप्रेशन। डिप्रेशन कौन सा? फियर साइकोसिस का डिप्रेशन। कौन सा? बाहर से बड़ा अग्रेसिव ईगोइस्ट, अंदर से बहुत कमज़ोर, जंप ऑफ हार्ट, बात बात पे स्प्लिट डिसऑर्डर पर्सनालिटी की भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के डिप्रेशन बनने के चांसेस हैं। इसी तरह से और यही चीज़ अगर 12वें घर में जाकर कॉम्बिनेशन तो भी ऐसे चांसेस हैं। अब बात करते हैं अगर 2 नंबर की कुंडली बनती है तो 2 नंबर में भी पंचमेश का अगर कमज़ोर पाया जा रहा है, पंचमेश माने बुध सिंह राशि में पाया जा रहा हो, धनु राशि में अष्टम पाया जा रहा है, मेष राशि में पाया जा रहा है, तो इसलिए पंचमेश कमज़ोर हो ही जाता है। पंचमेश बुध जो है पृथ्वी तत्व की राशि में भी कमज़ोर माना जाता है, लेकिन फिर भी मजबूत होता है। अब रही बात ये कि बुध कमज़ोर होने के साथ साथ द्वादश भाव में अगर किसी कारणवश मंगल पहुंच गया, चंद्रमा पहुंच गया और बृहस्पति पहुंच गया तो हेल्थ डिसऑर्डर भी होता है, साथ में एंजाइटी भी होता है, माइग्रेन भी होता है, बैक पेन भी होता है, पल्पिटेशन भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर ऐसी स्थिति में बुध भी वहीं पहुंच गया तो अब तो पेशेंसलेस दिमाग आ जाता है, बार एक ही चीज़ को पकड़ लेगा, बार बार बोलेगा। क्योंकि अगर पंचमेश चर राशि में मेष राशि में पहुँचे तो पंचमेश जो है बुध काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इम्पल्सिव डिसऑर्डर देगा, ऊपर से बृहस्पति का इम्पैक्ट, चंद्रमा का इम्पैक्ट, तो हाईली डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाता है, पल्पिटेशन की तरफ ले जाता है, रोने का मन करना, पुरानी बातें ना भूल पाना, ये होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यही चीज़ अगर हमारे कभी कभी होता है कि बर्थ चार्ट में ये सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पर D9 बहुत अच्छा पोजीशन पे है, D10 बहुत अच्छा पोजीशन पे, तो थोड़ा बैलेंस हो, इसलिए D9 भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बात करते हैं मिथुन लगन के चार्ट की बात करते हैं। तो मिथुन लगन की अगर चार्ट की बात करें तो मिथुन लगन के चार्ट में भी 3 नंबर का चार्ट आएगा। यहाँ पंचमेश शुक्र होगा और द्वादश भाव में अगर किसी कारणवश वहाँ पर बृहस्पति पाया जा रहा है तो वृषभ राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में बृहस्पति काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो वृषभ राशि में बृहस्पति हो, चंद्रमा 12वें घर में हो और ऐसी ही स्थिति में आपका जो है शुक्र नामक ग्रह अष्टम में पाया जाए, द्वादश में पाया जाए, या मेष राशि में शुक्र पाया जाए, या सिंह राशि में शुक्र पाया जाए, तो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के चांसेस बनते हैं। बार बार मैं कहूँगा कि ये जो मैं कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशंस को एक बार नवमांसा के साथ भी देखा जाना चाहिए, D9 चक्र में भी देखा जाना चाहिए। फिर कर्क राशि की बात करें तो यहाँ पंचमेश जो होगा, अगर कर्क लगन की बात करते हैं 4 नंबर की, तो यहाँ पंचमेश जो होगा वो होगा आपका मंगल। मंगल नामक ग्रह अग्नि राशि है, ये हमेशा मेष, सिंह, धनु, मकर, वृषभ, कन्या, इन राशियों में तो मजबूत होता है। जली राशि में कर्क, वृश्चिक, मीन, तुला, कुंभ,
मिथुन इन राशियों में कमज़ोर होता है। अगर कर्क लग्न में द्वादश भाव में शुक्र पाया जा रहा हो, चंद्रमा पाया जा रहा हो, या अष्टम भाव में शुक्र चंद्रमा पाया जा रहा हो, या एक शुक्र द्वादश में हो चंद्रमा अष्टम में, या चंद्रमा द्वादश में शुक्र अष्टम हो, तो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ के कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन तब जब पंचमेश मंगल भी कमज़ोर हो, पंचमेश मंगल भी इसी वायु तत्व के 3 में नंबर में या 7 नंबर में पाया जाए, या मंगल किसी जली राशि में 4, 8, 12 में राशि में पाया जाए, तो मंगल कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में चित्ताधिपति शुक्र और मनाधिपति चंद्रमा व्यग्र बनाता है, मन और चित्त मिल जाता है और अशांत दिमाग देता है। फिर इन फियर साइकोसिस बाइपोलर डिसऑर्डर देने के सिम्टम्स की तरफ बढ़ता है। अब बात करते हैं सिंह लगन की चार्ट पे। सिंह लगन के चार्ट पे अगर बात करें तो फिर यहाँ भी पंचमेश बृहस्पति होता है। बृहस्पति एक आग्नेय तत्व का ग्रह है और आग्नेय तत्व का ग्रह जो अग्नि प्रधान ग्रह आग्नेय ग्रह है, और यह ग्रह जो है वो किसी आग्नेय राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में ही मजबूत होता है। जल तत्व की राशि में, वायु तत्व की राशि में कमज़ोर होता है। अगर बृहस्पति 3, 7, 11, 4, 8, 12 इन राशियों में मार्गीय स्थिति में पाया जाता हो तो बृहस्पति थोड़ा सा कमज़ोर होगा। लेकिन अगर बृहस्पति मेष, सिंह और धनु, वृषभ, कन्या, मकर में पाया जा रहा है तो बृहस्पति मजबूत ही होगा। और साथ में द्वादश स्थान में यहाँ पर अगर कर्क राशि में आपको शुक्र मिलता है, चंद्रमा मिलता है, या अष्टम भाव में शुक्र चंद्रमा मिलता है, तो नो डाउट व्यग्रता, एंजाइटी, पल्पिटेशन बढ़ाता है। और ऐसे में अगर शनि भी मिल जाता है शुक्र को तो और मजबूती मिल जाएगी। कई जगहों पे मैंने जहाँ जहाँ शुक्र खराब बोला है 12वें में शुक्र और चंद्रमा, वहाँ पे अगर शनि की सानिध्य मिल जाता है तो काफ़ी खतरनाक डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, तो सिजोफ्रेनिया ले जाता है और ज़्यादा फियर, डाउटफुल नेचर देता है, शक की बीमारी देने लगता है। शनि अगर अकारक होकर 12 में बैठ जाए, पंचमेश को इफेक्टेड कर दे, शुक्र चंद्रमा का सानिध्य पा जाए, तो शक करना, डाउट करना, इस इल्यूजन्स होना, इस तरह की तरफ ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिंह लगन में भी डिप्रेशन की स्थिति बनती है। इसलिए पंचमेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अगर पंचमेश आपका मजबूत हो तो केवल स्ट्रेस लेवल ही हावी होकर रह जाए। फिर बात करते हैं कन्या में। कन्या में पंचमेश स्वयं शनि है। ऐसे में द्वादश भाव में अगर बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति बनती है तो स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ ले जाता है। बृहस्पति चंद्रमा की स्थिति थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर असर भी डालेगा, लेकिन स्ट्रेस एंजाइटी तो देगा। लेकिन पंचमेश शनि अगर मजबूत है तो बैलेंस कर ले। लेकिन पंचमेश शनि भी इनके अष्टम में पाया जाए, द्वादश में पाया जाए, कमज़ोर स्थिति में पाया जाए, किसी आग्नेय राशि में पाया जाए, तो भी एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ आप जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कन्या के बाद करते हैं तुला की बात। तुला में भी पंचमेश शनि ही होगा। तुला में शनि ही होगा, और शनि अगर मजबूत स्थिति में पाया जा रहा है, जैसे वायु तो 3 नंबर में, 7 नंबर में, 11 नंबर में मजबूत पाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और 4 नंबर में, 8 नंबर में, 12 में तो भी मजबूत स्थिति, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि अगर 2 नंबर में, 1 नंबर में, 5 नंबर में, 9 नंबर में, 6 नंबर में पाया जाता है तो थोड़ा सा शनि खराब माना जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रेस हावी होता है। लेकिन स्ट्रेस तब हावी हो जाता है ज़्यादा अगर बृहस्पति 12 में चंद्रमा के साथ पाया जाए, या मंगल सूर्य 12 में पाया जाए, बृहस्पति के साथ पाया जाए, बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, या 8 में यही सब कॉम्बिनेशन हो जाए, तो निश्चित तौर पे एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ का ले जाता है ये। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में पंचमेश बृहस्पति होता है। बृहस्पति नामक ग्रह, जैसा पहले ही बताया हूँ कि अग्नि ग्रह है, वो मेष, सिंह, धनु राशि में मजबूत होता है अगर वक्री ना हो तो, और साथ में वृषभ, कन्या और मकर राशि में मजबूत होता है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि में, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में तो कमज़ोर होता है। अगर पंचमेश कमज़ोर होता है तो स्ट्रेस एंजाइटी के सिम्टम्स मिल सकते हैं,
ऊपर से अष्टम में और 12वें घर में कौन से ग्रह पाए जा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर 12वें घर में शुक्र चंद्रमा कॉम्बिनेशन बन रहा है, अष्टम घर में शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो निश्चित तौर पे एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ बढ़ने के चांसेज हैं। अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि पंचमेश कहीं इनके गिरफ्त में नहीं आता, पंचमेश भी इनका सानिध्य पाता है, इनके गिरफ्त में आता है, तो निश्चित तौर पे सीवियर एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है। धनु लग्न कुंडली की बात करें, धनु लग्न का कुंडली में मंगल नामक ग्रह पंचमेश होता है और वो भी अग्नि प्रधान ग्रह है, जैसा कि बृहस्पति के लिए बताया कि 1, 5, 9 में और 2, 6, 10 में मजबूत होता है। 3, 7, 11 और 4, 8, 12 इन राशियों इस नंबर की राशियों में मंगल कमज़ोर होता है। द्वादश स्थान में 8 नंबर की राशि पड़ेगी और अष्टम में 4 नंबर की राशि। इन राशियों में शुक्र की स्थिति हो, चंद्रमा की स्थिति हो, बुध की स्थिति हो, शनि की स्थिति हो, ये सब खराब माने जाते हैं। अगर पंचमेश के साथ शनि का और मंगल की स्थिति तो भी भयंकर स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी होगी। अगर शुक्र चंद्रमा 12 में पाए जाते हैं, अष्टम में पाए जाते हैं और शनि 12 में पाए जाते तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है। और अगर मंगल मजबूत हो तो बैलेंस कुछ करेगा, मंगल कमज़ोर हो इन्हीं राशियों के साथ गिरफ्त में हो जाता है तो एक फियर साइकोसिस की तरफ ले जाता है, ईगोइस्टिक एटीट्यूड देता है, किसी की बात ना मानने की स्थिति देता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में 10 नंबर की लग्न आएगा ये। इस लग्न में पंचमेश जो होगा वह शुक्र होगा। शुक्र नामक ग्रह जो होता है वो खुद चित्ताधिपति होता है। यह जो है जली राशि में 4, 8, 12 में मजबूत होता है, 3, 7, 11 में भी मजबूत होता है। पृथ्वी तत्व की राशि में थोड़ा कमज़ोर होता है और अग्नि तत्व की राशि में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। शुक्र मजबूत है तब तो कोई बात नहीं, शुक्र कमज़ोर है तो हाईली, चूँकि ये लोग सेंसिटिव होते हैं तो शुक्र के कमज़ोर होने के साथ साथ इनके अंदर जैसे एंटीऑक्सीडेंट की कमी जैसी फील होती है, उत्साह की कमी ही आ जाती है। ऐसे मन का एक एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाना, उत्साह की कमी। ऐसी स्थिति में अगर द्वादश भाव में बृहस्पति, मंगल, सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं, अष्टम भाव में बृहस्पति, सूर्य, मंगल डोमिनेट कर रहे हैं तो हेल्थ के लिए भी खराब है, एंजाइटी के लिए खराब है। और शुक्र कमज़ोर भी हो गया, इनकी गिरफ्त में आ गया तो सीवियर एंजाइटी होगा। इसमें चंद्रमा भी मिल गया तो एक हाईली डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। फियर, बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ जाता है, अग्रेसिव बनाता है, सेंसिटिव बनाता है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे देता है। अब बात करते हैं 11 नंबर के लग्न चार्ट की बात करते हैं। तो 11 नंबर के लग्न चार्ट में पंचमेश बुध होता है। बुध नामक ग्रह एक अल्कलाइन नेचर का ठंडा ग्रह है। बुध वायु तत्व के 3, 7, 11 में मजबूत होता है और जल तत्व की राशि में भी मजबूत होता है। 4, 8, 12 में भी काफ़ी मजबूत होता है। कहने को तो पृथ्वी तत्व की राशि स्वयं कन्या में इसको उच्च का माना गया है, पर बहुत ज़्यादा मजबूत कन्या राशि की स्थिति में इसकी मजबूती मिलती नहीं है। बीच बीच में कभी मजबूत और कभी कभी कमज़ोर होता है। ऐसी स्थिति में अगर द्वादश भाव में बृहस्पति, मकर राशि में नीच का बृहस्पति पाया जाए, चंद्रमा के साथ पाया जाए तो यहाँ भी एक एंजाइटी, डिप्रेशन। अष्टम भाव में बृहस्पति, चंद्रमा पाया जाए तो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, या 1, 8वें, 1, 12वें पाए तो भी एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति होता है। अगर पंचमेश जैसा कि मैंने राशि वाइज बताया कमज़ोर होता तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। बृहस्पति के साथ 12वें मंगल पाया जाए तो भी बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन होता है। मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन भी अगर मिले तो बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इस कुंडली में शनि, शुक्र भी मजबूत स्थिति में पाते हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं। अब लास्ट लग्न बात करते हैं, वो है मीन लग्न। मीन लग्न का जो पंचमेश है वो चंद्रमा है और चंद्रमा नामक जो ग्रह है वो ओवर सेंसिटिव ग्रह है। खुद ही अगर दिमाग एक खुद सेंसिटिव है, बहुत ही तेज़ी से चलने वाला ग्रह है और वो खुद अगर पंचमेश हो जाए तो निश्चित तौर पे आपका नेचर एक सेंसिटिव नेचर बनाता है, एक भावना प्रधान नेचर बनाता है। आप बार बार ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं, आप नयापन ज़िंदगी में चाहते हैं, आप परिवर्तन चाहते हैं। अगर आपके जीवन में नया उत्साह, नया परिवर्तन है तो भी आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है और एक जैसी ज़िंदगी से भी आप बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। तो इसलिए पंचमेश चंद्रमा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है।
एक तो पंचमेश कभी भी चर राशि में ना पाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्थिर राशि में पाया जाए या द्विस्वभाव राशि में भी काम चल जाएगा। दूसरा, ये अग्नि तत्व की राशि में भी ठीक ठाक मजबूत हो जाता है और कब क्या बोलते हैं ये जो है पृथ्वी तत्व की राशि में भी ठीक ठाक मजबूत हो जाता है। मतलब मजबूत होने का मतलब आपकी कुंडली के अनुकूल हो जाता है। मजबूत अगर जल तत्व की राशि में इसको बहुत मजबूत बना दिया जाए तो वो खुद ही चंद्रमा सेंसिटिव है, तो चंद्रमा पूरी तरह पानी वाले जल तत्व की राशि पर ओवर सेंसिटिव बन जाता है, तो आपकी सेंसिटिविटी और हाई हो जाती है। इसलिए चंद्रमा को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान होना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अगर आपका शुक्र काफ़ी मजबूत हो जाता है और चंद्रमा भी जल तत्व की राशि में मजबूत है और शुक्र भी मजबूत हो जाता है, तो भी आप इम्पल्सिव, सेंसिटिव, अटेंशन सीकर बनने लगते हैं। मान लीजिए पंचम भाव में ही यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया और शुक्र भी बैठ गया तो ये इम्पल्सिव सेंसिटिविटी का नेचर आ जाता है। द्वादश भाव में बैठ गया शुक्र चंद्रमा और तो भी और इम्पल्सिव सेंसिटिव स्ट्रेस का नेचर आ गया। अष्टम भाव में बैठ गया तो भी इम्पल्सिव सेंसिटिव, लेकिन कर्क राशि में पंचम भाव में चूँकि चर राशि है तो ओवर इम्पल्सिव सेंसिटिविटी का नेचर देता है। इसी स्थिति में अगर शनि भी इसमें रोल अदा प्ले कर दे तो कभी कभी फियर, साइकोसिस, डाउट, संदेह जैसी प्रॉब्लम देता है। बुध का कॉम्बिनेशन हो गया तो कभी कभी रिएक्टिव चिड़चिड़ापन और कभी कभी कोई ट्यूमर फॉर्मेशन भी ब्रेन में दे सकता है। तो ये रहे 12 लग्न राशियों के ग्रहों के आधार पर मैंने बताया कि किन लोगों को कैसे कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन होने के। हालांकि इस टॉपिक पे मैं जितना भी बोलूँ बहुत कम है, बहुत कम। मैंने बहुत अभी संक्षिप्त में समेटने की कोशिश की है, फिर भी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। अगर हम एक एक डिप्रेशन की, जैसे हम डिप्रेशन और एंजाइटी के इतने काइंड ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी है ना, अगर उस पर हम सिंपल एक एक वीडियो बनावें तो बहुत क्वांटिटी ऑफ वीडियो बन जाएगा और एक बहुत लंबा। मैंने इसलिए इस वीडियो को लंबा बनाने की कोशिश की है कि जो लेमैन हैं वो भी समझने की चेष्टा कर पाएं, इसलिए मैंने काफ़ी ढंग से समझाने की कोशिश की है। आशा है कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आएगा और चूँकि उम्मीद करते हैं कि जब आप लोगों को पसंद आएगा तो हमें सराहना मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, क्योंकि मैं आम तरह का वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं एक सेलेक्टिव चीज़ों पे ही काम करता हूँ। तो आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो मुझे एक मोटिवेशनल वो होगा कि मैं कुछ और नई चीज़ें आपके सामने ले आके रख पाऊँ। नमस्कार।